गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने दो सिद्धांत पढ़े थे जो जनसंख्या से संबंधित थे, अर्थात जो जनसंख्या है वो जनसंख्या किस आधार पर किस तरीके से वो बढ़ती है या घटती है उसको हमने समझा था। आज हम पढ़ेंगे कुछ अवधारणाएं, अर्थात जो जनसंख्या से संबंधित अवधारणा है उनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, जो जनांकिकी है अर्थात जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनकी कुछ सामान्य अवधारणाएं होती है, वो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को पढ़ेंगे। जिनमें सबसे पहले है साक्षरता। साक्षरता मैंने बताई थी आपको कि जो शिक्षित वर्ग होता है वो साक्षरता से संबंधित होता है, अर्थात हम साक्षरता की परिभाषा देते ये कर सकते हैं कि 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग में जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनकी जो संख्या होती है उसको साक्षरता कहते हैं, अर्थात उनका जो प्रतिशत पाया जाता है उसको हम साक्षरता के नाम से जानते हैं। साक्षरता भारत की 74.04 कितनी है? 74.04 है। इसके बाद में लिंगानुपात। लिंगानुपात के बारे में हमने पढ़ा था कि जो स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात होता है ना उसको लिंगानुपात कहते हैं। बात करें अगर परिभाषा की तो परिभाषा में हमने ये पढ़ा था, परिभाषा में हमने पढ़ा था कि जो 1000 पुरुष होते हैं, प्रति 1000 जो पुरुष होते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। लिंगानुपात में हमने पढ़ा था कि भारत का लिंगानुपात 940 और राजस्थान का लिंगानुपात 928 में पढ़ा। इसके बाद में बात करते हैं जन्म दर। जन्म दर की बात करें तो जन्म दर का मतलब यह होता है कि प्रति 1000 जो जनसंख्या होती है, अर्थात जो 1000 जो जनसंख्या उसमें जन्म देने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या का जो औसत होता है उसे जन्म दर कहते हैं। और यहाँ पर जो जनसंख्या होती है उसमें जो मरने वाले होते हैं उनकी जो दर होती है उसको मृत्यु दर कहते हैं। ऐसे ही शिशु मृत्यु दर होती है और मातृ मृत्यु दर होती है, ठीक है। इसके बाद में आयु प्रत्याशा, अर्थात हम इसको जीवन प्रत्याशा बोल सकते हैं, अर्थात जो व्यक्ति है व्यक्ति का जो औसत जीवन काल है वो कितना है? तो हमारे भारत में 68.3 वर्ष 68.3 वर्ष पर ये माना गया है जीवन प्रत्याशा को। इसके बाद में निर्भरता अनुपात, अर्थात देखिए 15 से 59 वर्ष है ना, 15 से 59 वर्ष को हम कार्यशील जनसंख्या में लेते हैं, अर्थात 15 से कम वर्ग और 59 से ज्यादा का जो जनसंख्या है, 15 वर्ष से कम की जनसंख्या और 59 से अधिक की जनसंख्या, ये होती है निर्भरता अनुपात। क्या होता है? निर्भरता अनुपात होता है। और जनघनत्व मैंने आपको बताया था कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या का जो औसत होता है या प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोग निवास करते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 1 किलोमीटर में लगभग 382 लोग निवास करते हैं। और बात करें हम राजस्थान की तो राजस्थान का जो जनघनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार से हमने ये दो आंकड़े समझे, ये कुछ आंकड़े समझे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भारत की जो जनसंख्या उसकी संरचना की बात करेंगे, अर्थात जो भारत की जनसंख्या है उसकी जो संरचना है वो संरचना किस प्रकार से है, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या की संरचना हम आज पढ़ेंगे। अब देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें भारत की, है ना, भारत की बात करें तो पहला स्थान तो चीन का है जनसंख्या में। पूरे विश्व में अगर हम जनसंख्या की बात करें तो नंबर 1 पे कौन है? चीन। ये चीन तो है नंबर 1 पे और भारत है नंबर 2 पे, अर्थात जनसंख्या में भारत से आगे केवल एक ही देश है और उसका नाम है चीन। चीन पहले स्थान पर आता है और भारत दूसरे स्थान पर आता है। किसकी दृष्टि से?
ये जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का नंबर आता है 7वां। भारत का नंबर कौन सा है? 7वां। पहले पे कौन है? पहले पे है रूस। कौन है? पहले स्थान पे कौन है? रूस है। अर्थात क्षेत्रफल में तो सबसे नंबर 1 पे रूस है। एक नंबर पे प्रथम स्थान पे कौन आता है? रूस आता है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल में पहला स्थान किसका है? रूस का। भारत का कौन सा है? 7वां। ठीक है। जनसंख्या में भारत का कौन सा है? दूसरा। जनसंख्या में पहले नंबर पे कौन है? चीन। ठीक है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ आंकड़े दिए थे, अर्थात संयुक्त राष्ट्र ने अध्ययन किया और उसके आधार पर कुछ आंकड़े दिए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये बताया कि जो 2015 में उसने जो अनुमान बताए, 2015 में उसने अनुमान दिए थे कुछ आंकड़ों के आधार पर, तो उसने ये बताया संयुक्त राष्ट्र संघ ने कि 2022 अर्थात वर्ष 2022 में जो भारत है, अर्थात जो हमारा देश भारत है, इस भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या हो जाएगा। अर्थात संसार में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की हो जाएगी? वो जनसंख्या हो जाएगी भारत की। किसकी हो जाएगी? भारत की। किसने दिए आंकड़े? ये आंकड़े दिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने। किसने दिए? संयुक्त राष्ट्र संघ ने आंकड़े दिए। इन आंकड़ों के आधार पर उसने ये बताया 2015 में कि सन 2022 तक, वर्ष 2022 तक जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा हो जाएगा? वो भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है कि जो हमारा देश है इसकी जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। निरंतर जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो जनसंख्या का फिर क्या होगा? विपरीत प्रभाव होगा, क्योंकि सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। और अगर संसाधन के अनुपात में अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है, संसाधन के अनुपात में अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो फिर क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। ठीक है। और कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गई। ठीक है। इसके बाद में देखिए जो भारत की जो संरचना है जनसंख्या की, उसका अध्ययन करें तो पहला जो बिंदु है वो पहला बिंदु है भारत की जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि। अर्थात जो भारत की जनसंख्या है वो जनसंख्या कितनी है, उसका आकार कितना है और उसमें जो वृद्धि होती है वो वृद्धि किस तरह से होती है, किस प्रकार से होती है। अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार, आप जानते हो 10 वर्ष में जनगणना के आंकड़े दिए जाते हैं, जनसंख्या के आंकड़े दिए जाते हैं। 2011 में जनगणना हुई थी तो 2011 के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है, अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़े दिए गए तो भारत की जो जनसंख्या है वो है 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। अर्थात अब धीरे धीरे वर्तमान में जनसंख्या बढ़ गई और अब जब दोबारा आंकड़े आएंगे जनसंख्या के तो वो बढ़कर आएंगे। अर्थात ये तो जनसंख्या किसके आधार पर है? 2011 के आधार पर। कितनी जनसंख्या भारत की? 121 करोड़। आजादी के बाद, अर्थात हमारा देश आजाद हुआ, आप जानते हो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। तो आजादी के बाद फिर जनसंख्या के जो आंकड़े थे उन आंकड़ों के आधार पर बताया गया कि जो आजादी के बाद भारत में जो जनसंख्या है ना वो जनसंख्या तेज रफ्तार से बढ़ी है। अर्थात आजादी के बाद पहले जनसंख्या कम थी और आजादी के बाद में दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या है उसमें निरंतर वृद्धि हुई है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है। 1951 अर्थात 1951 में जो दशकीय वृद्धि दर होती है, अर्थात 10 साल का जो अंतर होता है उस 10 साल के अंतर में
विस्तार हुआ है, तेज गति से जनसंख्या बढ़ी है। यहाँ पे 1951 में जो 10 वर्षों के बीच का जो अंतर था वो 13.3 था, लेकिन 1971 में जब ये जनगणना हुई तो उसके आधार पर जो दशकीय वृद्धि दर है वो 24.8% हो गई। बात करें 1991 की तो यहाँ से फिर क्या हुआ, जो जनसंख्या है वो जनसंख्या धीरे धीरे कम हुई। जनसंख्या धीरे धीरे कम हुई, इसका मतलब ये है कि शीर्षक सरकार ने कई प्रकार के प्रोग्राम चलाए, लोगों को जागरूक किया, जनसंख्या बढ़ने के दुष्परिणाम बताए गए। तो इस प्रकार से फिर क्या है, जो जनसंख्या है उस जनसंख्या पर थोड़ा बहुत अंकुश लगा। 1991 से क्या हुआ, जो जनसंख्या उसमें गिरावट आई और 2001 तक ये नगण्य थी। अर्थात जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि दर है उसमें गिरावट तो आई लेकिन बहुत नाममात्र की, अर्थात बहुत धीमी गति से जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर घटी। 2011 में बात करें तो 2011 में फिर ये क्या हुआ, ये दशकीय वृद्धि दर क्या हो गई, घट गई, कम हो गई। और दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, तो ये 10 वर्षों में 17.64%, 17.64%, अर्थात 10 वर्षों का जो अनुपात निकाला गया दशकीय वृद्धि दर का, उसमें भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.64% रही। कितनी रही, 17.64% रही। अर्थात हमें जनसंख्या को लेकर एक तरीके से हमें प्रयास करना चाहिए, लोगों को जागरूक, सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन करें, साथ ही जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है या जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए और जो जनसंख्या है उस जनसंख्या पर अंकुश लगाना होगा। अगर जनसंख्या पर अगर निरंतर वृद्धि होती रहेगी तो कुछ समय बाद हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी और हमारे देश का क्या होगा, जो विकास है वो विकास भी प्रभावित हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दशकीय वृद्धि दर है वो दशकीय वृद्धि दर पहले ज़्यादा थी और वर्तमान में अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके।